हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम नॉर्वे की हिस्ट्री देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसी शानदार कंट्री की कि जहां ज़मीन का आखिरी किनारा मौजूद है और उसके आगे सिर्फ पानी ही पानी है, और एक ऐसा मुल्क जिसका एक ऐसा इलाका भी है जहां आपको मरने की इजाज़त भी नहीं है, और एक ऐसा अनोखा मुल्क जो समुद्री लुटेरों का घर हुआ करता था। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे नॉर्वे की और बताएंगे नॉर्वे के वो हैरत अंगेज़ राज जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो बग़ैर ताख़ीर के अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। ये एक छोटा मगर बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 54,74,000 है और आबादी के लिहाज से ये 119वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 3,85,207 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की तकरीबन 84% आबादी शहरों में आबाद है, जबकि सिर्फ 16% लोग गाँव में रहते हैं। ये मुल्क छोटा तो ज़रूर है मगर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के लोग तालीम, सेहत और सहूलतों में बाकी दुनिया से बहुत आगे हैं। दोस्तों, नॉर्वे की खूबसूरती, बर्फ़ से ढके पहाड़, लंबे लंबे दरिया और साफ़ सुथरा माहौल इसे दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शामिल करते हैं। नॉर्वे एक पुरअमन मुल्क है। 2024 के पीस इंडेक्स के मुताबिक ये दुनिया के सबसे पुरअमन ममालिक में से एक है और इसकी पोजीशन 24वें नंबर पर आती है। यहाँ के लोग खुशहाल और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लोग बहुत कम गुस्सा करते हैं। सब अपनी अपनी ज़िंदगी और अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। ये लोग ज़्यादा सोशल और मेल जोल वाले नहीं होते और कभी भी किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। ये यूरोप का छठा सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसकी सरहदें स्वीडन, रशिया और फिनलैंड के साथ लगती हैं, जबकि समंदर के पार डेनमार्क मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे ने आज तक अपने किसी भी हमसाया मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ी। नॉर्वे की सरकारी ज़ुबान नॉर्वियन है और यहाँ ज़्यादातर लोग अपनी मुकामी ज़ुबान ही बोलते हैं। हालांकि स्कूलों और कॉलेजों में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और नौजवान नस्ल इंग्लिश समझ भी लेती है, लेकिन फिर भी आम मार्केट या छोटे शहरों में आने वाले टूरिस्ट को ज़ुबान के लिहाज से काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। दोस्तों, नॉर्वे का सबसे हैरान कुन और मशहूर कुदरती कमाल इसके शुमाली इलाके हैं जो नॉर्थ पोल के करीब वाक़या हैं। नॉर्थ पोल का मतलब है ज़मीन का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा, जिसे ज़मीन की छत भी कहा जा सकता है। इसी मुकाम की वजह से नॉर्वे के कुछ हिस्सों में दिन और रात का निज़ाम दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह नहीं है। यहाँ गर्मियों में एक ऐसा वक्त आता है जब तकरीबन 76 दिन तक सूरज गुरूब ही नहीं होता, यानी दिन और रात के बजाय हर वक्त दिन ही रहता है। रात के 12 बजे भी आपको सूरज आसमान पर नज़र आएगा। ये आमतौर पर मई से जुलाई के दरमियान होता है। टूरिस्ट दुनिया भर से सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन वहीं सर्दियों में इसका बिल्कुल उल्ट नज़ारा देखने को मिलता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में नॉर्वे के इन्हीं शुमाली इलाकों में कई हफ्ते तक सूरज निकलता ही नहीं। हर वक्त अंधेरा रहता है और लोग अपने सारे काम अंधेरे में ही करते हैं। दोस्तों, इन्हीं अंधेरी रातों में एक और अजीब और ख़ूबसूरत चीज़ नज़र आती है जिसे नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। आसमान पर सब्ज़, नीले और जामुनी रंग की रोशनियों का नाच दुनिया का सबसे हसीन नज़ारा है और यह सिर्फ उन इलाकों में देखा जा सकता है जो नॉर्थ पोल के करीब मौजूद है। नॉर्वे उन्हीं चंद खुशनसीब मुल्कों में शामिल है जहां लोग ये कुदरती करिश्मा अपनी आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, नॉर्वे की बर्फ़ानी सरजमीन में एक बहुत ही दिलचस्प तजर्बा है जिसे डॉग स्लेजिंग कहते हैं। ये बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी होती है जिसे ताकतवर हस्की नस्ल के कुत्ते खींचते हैं। पुराने ज़माने में लोग इसी पर सफ़र करते थे, लेकिन आज ये एक शानदार एडवेंचर बन चुका है। जब दर्जनों कुत्ते बर्फ़ में दौड़ते हैं और आप स्लेज पर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फ़िल्म के सीन में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर अगर यह सफ़र आप रात को करें और ऊपर आसमान पर रंग बिरंगी नॉर्दर्न लाइट्स भी नज़र आ रही हों तो यह ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश लम्हा बन जाता है। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के पास खुश रहने की ट्रिक मौजूद है। जी हाँ, इन लोगों का मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से इंसान खुश रहता है, लेकिन ये सिर्फ इन लोगों का मानना ही नहीं बल्कि इस बात के पीछे साइंस भी मौजूद है। ठंडे पानी से नहाने को कोल्ड वाटर थेरापी कहा जाता है।
ریسرچ کے مطابق ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد دماغ میں کچھ خوشی دینے والے ہارمونز جیسے ڈوپامائن اور اینڈروفین زیادہ بنتے ہیں۔ یہ ہارمونز انسان کو خوش اور ریلیکس رکھتے ہیں، اور ٹھنڈے پانی سے نہانے کی یہ عادت ڈپریشن اور ٹینشن کم کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ اسی لیے ناروے کے لوگ زیادہ تر ٹھنڈے پانی سے ہی نہاتے ہیں، اور یہی ان کے خوش رہنے کا راز ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ناروے میں پاکستانی چوتھی بڑی کمیونٹی ہیں؟ 2024 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 1,40,000 پاکستانی یہاں آباد ہیں۔ یہ پاکستانی بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ناروے دنیا کے سب سے محفوظ ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ 2023 میں یہاں کرائم ریٹ صرف 0.3% تھا، یعنی لوگ یہاں سکون اور امن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ناروے کا موسم زیادہ تر سرد رہتا ہے اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہی سردی اور برف باری اس ملک کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ناروے کے ایک حیرت انگیز حصے سوالبارڈ کی۔ یہ جگہ ناروے سے تقریباً 930 کلومیٹر دور زمین کے بالکل شمال میں نارتھ پول کے قریب واقع ہے، اور اسے دنیا کی سب سے منفرد جگہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ علاقہ حیرت انگیز حقیقتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سوالبارڈ کی کل آبادی بہت کم ہے، اور یہاں تقریباً صرف 2500 کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ صرف 2500 لوگ ناروے سے اتنی دور اس بے آباد اور برف سے ڈھکی ہوئی جگہ میں کیوں رہتے ہیں؟ تو دوستو، اس کی وجہ ہے کوئلے کی مائنز۔ جی ہاں، یہاں کوئلے کی مائنز بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور یہاں کے زیادہ تر لوگ ان کوئلے کی مائنز میں ہی کام کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، سوالبارڈ میں ایک بہت ہی کمال کی چیز بھی موجود ہے، جسے گلوبل سیڈ والٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک محفوظ ٹنل ہے جو برف کے اندر بنائی گئی ہے۔ اسے دنیا کا سب سے محفوظ گودام بھی کہا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر کے پودوں اور فصلوں کے بیج محفوظ کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں کبھی کوئی بڑی تباہی آ جائے، جیسے جنگ، بیماری یا قحط، تو ان بیجوں کو نکال کر دوبارہ فصلیں اگائی جا سکیں۔ اس والٹ میں کئی لاکھ پودوں کے بیج موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنی قیمتی چیزوں کو بھی وہاں رکھوایا ہوا ہے، اور اس جگہ کو انسانیت کے مستقبل کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوستو، سوالبارڈ ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے، کیونکہ یہاں آپ کو برفانی ریچھ بھی بڑی تعداد میں ملیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوالبارڈ میں انسانوں سے زیادہ برفانی ریچھ موجود ہے، اسی لیے یہاں سفر کرنے کے لیے اکثر ہتھیار ساتھ رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ اپنی حفاظت کی جا سکے۔ دوستو، سوالبارڈ کی ایک انوکھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں لوگ جائیداد خرید نہیں سکتے، بس رہائش کے لیے آ سکتے ہیں، اور یہاں آنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ویزا اور کوئی بھی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی بھی حصے سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات سن لیں، یہاں کوئی بھی ہسپتال موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی بھی انسان یہاں بیمار ہوتا ہے تو اسے 930 کلومیٹر دور ناروے میں لے جایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہاں کوئی مر بھی جاتا ہے تو اسے یہاں دفنایا نہیں جاتا، کیونکہ یہ سارا علاقہ برف سے بھرا ہوا ہے، اور برف کے اندر باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کسی کو بھی دفنایا نہیں جاتا، بلکہ اگر انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی ناروے میں جا کر دفنایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ علاقہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ لیکن دوستو، جب بھی ہم ناروے کی بات کرتے ہیں تو ایک نام لازمی طور پر آتا ہے، اور یہ ہیں وائکنگز، جنہیں ہم سمندری لٹیروں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی خوفناک، بہادر اور سمندروں کے بادشاہ جنہوں نے صدیوں تک یورپ میں اپنی طاقت کے جوہر دکھائے۔ وائکنگز دراصل ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے بہادر لوگ تھے۔ یہ لوگ بڑے بڑے لکڑی کے جہازوں پر سمندروں میں نکلتے، نئے علاقے دریافت کرتے اور اکثر دوسرے ملکوں پر حملے بھی کرتے تھے۔ انہیں سمندر کے سفر میں اتنی مہارت تھی کہ آج بھی ان کے جہازوں کے ڈیزائن کو دنیا کے بہترین ڈیزائنز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ جنگ میں گزر جاتا تھا۔ یہ لوگ اپنے مخصوص ہیلمٹ جس پر سینگ لگے ہوتے تھے اور کلہاڑیوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ لیکن دوستو، وائکنگ صرف لڑاکے نہیں تھے، یہ تاجر بھی تھے اور نئی زمینوں کو آباد کرنے میں بھی مشہور تھے۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس، رشیا اور یہاں تک کہ امریکہ کے کچھ حصوں تک اپنے جہاز لے جا کر وہاں قدم رکھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے کئی ماہرین مانتے ہیں کہ وائکنگز کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے ہی امریکہ کو سب سے پہلے دریافت کیا تھا۔ ناروے کی موجودہ ثقافت میں بھی وائکنگز کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ آج بھی ناروے میں کئی میوزیمز موجود ہیں جہاں وائکنگز کے جہاز، ہتھیار اور روزمرہ کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ناروے والے اپنے وائکنگز ماضی پر فخر کرتے ہیں، کیونکہ انہی کی بہادری اور سمندری مہارت نے اس قوم کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط پہچان دی۔
दोस्तों नॉर्वे के लोगों के मजहब की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की है, जो कि तकरीबन 68% बनती है। इसके बाद यहाँ मुसलमान भी आबाद हैं, जो कि आबादी का तकरीबन 3.3% है। इसके अलावा तकरीबन 3% लोग यहूदी हैं और बाकी आबादी में दूसरे छोटे मज़ाहब शामिल हैं। इस मुल्क में तकरीबन 200 मस्जिदें मौजूद हैं, इसीलिए मुसलमान अपनी इबादत खुले दिल से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे के लोग किसी से भी ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ नहीं रखते और वो अपने ही दायरे में रहना पसंद करते हैं। अब अगर तारीख़ की बात करें तो नॉर्वे की तारीख़ का सफ़र भी बहुत दिलचस्प है। इस मुल्क की बुनियाद 872 में रखी गई, फिर 1263 में नॉर्वेयन एम्पायर बनी, जिसने पूरे खित्ते पर अपना असर छोड़ा। 1500 की दहाई में नॉर्वे और डेनमार्क इकट्ठे हो गए और तकरीबन 300 साल तक दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। लेकिन नेपोलियन की जंगों के बाद 1814 में नॉर्वे और डेनमार्क अलग हो गए। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1940 में जर्मनी ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया और 5 साल तक ये मुल्क जर्मन फौज के कंट्रोल में रहा। लेकिन आखिरकार 8 मई 1945 को नॉर्वे को आज़ादी मिली और उसके बाद ये मुल्क एक नई ताकत के साथ उभरा। अब अगर मईशत पर बात करें तो नॉर्वे दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। इसकी कुल GDP तकरीबन $593 बिलियन है, जिसके साथ ये दुनिया में 24वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी सुनकर आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन $1,18,000 है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख रुपए बनते हैं और इंडियन रुपए में ये तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ के रहने वाले लोग कितने अमीर और खुशहाल हैं। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेयन क्रोन है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 26 रुपये और इंडियन 8 रुपये के बराबर है। इस मुल्क की मईशत ज़्यादातर तेल और गैस पर इन्हिसार करती है। नॉर्वे दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसके साथ साथ ये मुल्क मछलियों की एक्सपोर्ट में भी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों पूरी दुनिया में जितनी भी मछली एक्सपोर्ट की जाती है, उस एक्सपोर्ट का तकरीबन 21% हिस्सा सिर्फ नॉर्वे एक्सपोर्ट करता है। अब अगर आप दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में पढ़ाई करना चाहते हैं जहाँ फ्री एजुकेशन मिलती हो, तो आपको नॉर्वे ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ 20 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और इनमें पर सेमेस्टर फ़ीस सिर्फ $72 है, यानी पाकिस्तानी करेंसी में चंद हज़ार रुपये। यही वजह है कि नॉर्वे दुनिया के उन चंद खुशनसीब मुल्कों में शामिल है जहाँ तालीम तकरीबन मुफ्त है। जहाँ तक फासले की बात है तो नॉर्वे पाकिस्तान से तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है, लेकिन टाइम जोन के हिसाब से ये सिर्फ 3 घंटे पीछे है। अगर आप गौर करें तो दुनिया के कई बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क आज भी अवाम को वो सहूलतें नहीं दे सके जो नॉर्वे ने अपने छोटे से मुल्क में दे दी है। यही वजह है कि नॉर्वे ना सिर्फ हुकूमत की दौलत की वजह से अमीर है, बल्कि अवाम की खुशहाली की वजह से भी दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। दोस्तों अब मैं आपको नॉर्वे की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नॉर्वे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया का आखिरी किनारा मौजूद है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ खड़े होकर आपको यूं महसूस होता है जैसे ज़मीन का इख्तिताम यहीं पर हो रहा है। इस मकाम को नोर्ड कैप कहा जाता है। ये जगह नॉर्वे के बिल्कुल शुमाल में है और यहाँ खड़े होकर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ समंदर होता है, इसीलिए इसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है। इस जगह पर एंड ऑफ वर्ल्ड का बोर्ड भी लगाया गया है। दोस्तों नॉर्वे की ये हकीकत दुनिया के दूसरे मुल्कों में मौजूद नहीं है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दुनिया का आखिरी किनारा देखना चाहते हैं तो आपको नॉर्वे ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा शानदार नॉर्वे का सफ़र। आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और शानदार सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।